नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में फिर मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। तो पहला सवाल मैं ले रहा हूं और ये पूछा है मानसी ने बताया कि उनकी एज 23 ईयर्स की है, वो सिरसा हरियाणा की रहने वाली हैं और उनकी अभी बैंक में पीओ की जॉब लगी है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो बहुत बहुत बधाई मानसी जी आपको आपकी नई जॉब के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट। और उन्होंने बताया है कि 58,000 की सैलरी है और जानना चाहती हैं कि 5 साल के लिए यदि उन्हें इन्वेस्ट करना है, गोल है मैरिज का, साथ ही 20 लाख का फादर का डेट भी रीपे करना है, यानी कि लोन रीपे करना है। तो मानसी, ऐसा है कि यदि आपको लोन रीपे करना है तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप जो भी पैसे बचा सकते हैं उसके 2 पार्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए और लोन को आप रेगुलरली रीपे करते रहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा चाहेंगे कि पहले आप इन्वेस्ट करें, फिर आपका पैसा बढ़ जाए और फिर उससे आप लोन को रीपे करें, तो इसके बजाय ये बेटर होगा कि आप शुरुआत से ही लोन रीपे करती रहें। और यदि लोन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप रेगुलर रीपे कर सकती हैं, तो ऐसे में फिर उसके लिए आप अलग से मान लीजिए कि 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए और 1 साल में जो टोटल पैसा बनता है उससे आप लोन को रीपे कर सकती हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में जो हम बात करेंगे 5 साल के लिए, वो अलग स्कीम्स होंगी और लोन रीपे करने के लिए, जैसा मैंने कहा, वैसे तो आपको हर महीने अपनी इनकम में से रीपे करते रहना चाहिए, लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो साल भर के लिए आपको कुछ स्कीम्स के मैं नाम बताऊंगा, उनमें आप पैसों को इन्वेस्ट कीजिए और उससे आप लोन को रीपे कीजिए। तो लोन रीपेमेंट करने के लिए यदि आपको इन्वेस्ट करना है 1 साल के लिए मान लीजिए, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स आपके लिए सही होंगे। और यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड या कोटक बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म, ये कंसिडर किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं 5 साल की। 5 साल के लिए यदि आपको इन्वेस्ट करना है वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से, जहां पर आप बात कर रही हैं कि शादी का जो लक्ष्य है उसके लिए, तो उसके लिए एक तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी कीजिए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ पर सही चॉइसेस हो सकती हैं। इनमें से किसी एक फंड में आप एसआईपी कीजिए। साथ ही आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। और लार्ज एंड मिड कैप में मेरी राय है कि आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड या एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को कंसिडर कर सकती हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए अलग स्कीम में एसआईपी होगी और लोन रिपेमेंट के लिए अलग स्कीम्स में। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रणजीत ने। रणजीत का सवाल यह है कि उन्हें 7 से 8 साल के लिए एसआईपी करनी है और 40 लाख चाहिए, तो मुझे कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, ये वो जानना चाहते हैं। तो रणजीत जी, देखिए, आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स जो होते हैं वो कोई फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी सलाह है कि आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पर 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करके चल सकते हैं। तो 12% के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा करीब 25,500 रुपया महीना। तब आप 8 साल में 40 लाख रुपए इकट्ठा करने की उम्मीद रख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको यदि थोड़े कम अमाउंट से करना है तो आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए। मान लीजिए कि आप 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, जिसे हम स्टेप अप कहते हैं। तो स्टेप अप एसआईपी आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 19,000 पर मंथ की एसआईपी करनी चाहिए और हर साल फिर आपको अपनी एसआईपी की राशि को 10% से बढ़ाते रहना चाहिए। और यदि आप 19,000 से भी कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट
करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, जो टाइम है, वो बढ़ाना होगा, तब ये मुमकिन हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रमाकांत सिंह जी ने। रमाकांत जी का सवाल यह है कि 6 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है, मैं अबाउट 50 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जिससे कुछ मंथली भी मिलता रहे और सेविंग्स भी हो, तो कोई बेस्ट प्लान बताइए। तो सिंह साहब, ऐसा है कि यदि आपको रेगुलर पैसे चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने कहा है कि आप अभी रिटायर होने वाले हैं, तो मेरी राय यह है कि पहले कुछ पैसों को आपको सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम उसमें इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फिक्स रिटर्न मिलते हैं, सेफ है, गवर्नमेंट की स्कीम है। आप पोस्ट ऑफिस और दूसरे बैंक्स में, सरकारी बैंक में और कुछ प्राइवेट बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 30 लाख की यहाँ पर लिमिट है एक व्यक्ति के लिए जो कि 60 ईयर्स का हो, और या फिर PRS लिया हो तब भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो फिर आप पहले यहाँ इन्वेस्ट कीजिए कुछ अमाउंट को, लेकिन साथ ही क्योंकि आपको थोड़े से पैसों को इस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए कि समय के साथ वो अच्छा ग्रो कर सकें और इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, तो इसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके वहाँ से SWP कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसके लिए मेरी राय यह है कि आपको बैलेंस एडवांटेज फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और फिर वहाँ से आप SWP कर सकते हैं। और यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट आपको हर महीने विड्रॉ करना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 0.50% यानी कि ½ % हर महीने के रेट से विड्रॉ करें। हो सकता है कि आपको रिटर्न्स इससे बेहतर मिलेंगे, लेकिन यदि आपका विड्रॉल अमाउंट कम होगा तो ऐसे में आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो प्रॉफिट है आप उसी को निकालेंगे। और यदि किसी वक्त पर उतना प्रॉफिट नहीं भी होता है तो भी लॉन्ग टर्म में उम्मीद है कि आपके रिटर्न्स इससे बेटर होंगे और इस तरह से आपका ये पैसा लंबे समय तक चलेगा और बढ़ने की भी उम्मीद है। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मिथिलेश देवांगन ने। मिथिलेश का सवाल यह है, उन्होंने कहा है कि मैं 3000 यूनियन म्यूचुअल फंड में पर मंथ 30 साल के लिए SIP करता हूं और कभी कभी इनकम ज़्यादा होने पर उसी में एक्स्ट्रा डाल देता हूं, तो मुझे ये सजेस्ट कीजिए कि अलग से कोई और म्यूचुअल फंड लेकर 2000 तक का SIP किया जाए या उसी में ऐड करने पर फंड ज़्यादा बढ़ेगा। मिथिलेश, पहली बात तो आपने ये कहा कि यूनियन म्यूचुअल फंड, अब यूनियन म्यूचुअल फंड तो एक कंपनी का नाम है, उनके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। आपने किस कैटेगरी की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? क्या आपने हाइब्रिड फंड में किया हुआ है, इक्विटी में किया है? और यदि इक्विटी में किया है तो आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहाँ किया है, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको एक और स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो बेटर होगा, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलेगा आपको। अब दूसरी स्कीम कौन सी होगी ये बता पाना शायद ज़्यादा आसान होता यदि मुझे पता होता कि आपके पास जो स्कीम है वो किस कैटेगरी की स्कीम है। लेकिन फिर भी इन जनरल मैं कह सकता हूं कि आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि यदि आपका नज़रिया लंबा है, आप 30 साल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप एक मल्टी कैप फंड चुन सकते हैं। और मल्टी कैप फंड में ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से सही चॉइस है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अमित रंजन ने।
पहले तो अमित ने कहा है कि मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। आप ऐसे ही वीडियो के जरिए फाइनेंशियल एजुकेशन स्प्रेड करते रहिए। सो अमित जी, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरे वीडियोस से या मैं जो जानकारी शेयर करता हूँ उससे फ़ायदा मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और अमित, आपने जैसा कहा है कि आपकी एज 33 इयर्स की है और आप एक्सिस मिड कैप फंड में 6000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 6000, मेरे असेट टैक्स सेवर में 6000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। नज़रिया 20 साल का है। यहाँ पर यदि मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूँ, हालांकि आपने मिड कैप स्मॉल कैप दोनों तरह की कैटेगरी में इन्वेस्ट किया हुआ है और दोनों स्कीम में आप बने रह सकते हैं। लार्ज कैप में अलग से फंड नहीं है, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप बायस है, उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लार्ज कैप में है, थोड़ा मिड कैप में है और इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी इसका एक्सपोजर है, अच्छा फंड है। तो फ्लेक्सी कैप के जरिए आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही लार्ज कैप में भी एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन आप लार्ज कैप में कम कर रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी राय यह है कि आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए भी आप मिड कैप में एक्सपोजर पा रहे हैं और अलग से भी मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। यदि आप बिना दूसरी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट को कम किए हुए यहाँ पर अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज भी मेरी राय ये है कि यदि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा अमाउंट को कम कर लें और यहाँ पर बढ़ाएं तो वो एक बेटर चॉइस हो सकती है। और टैक्स सेवर फंड तो मेरे एसेट टैक्स सेवर अच्छा फंड है, आप वहाँ पर बने रह सकते हैं। और क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 इयर्स का है तो मुझे उम्मीद है कि 20 इयर्स में आप फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। लेकिन यदि मैं 10% का स्टेप अप यहाँ पर लेकर चलूँ कि हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते रहेंगे तो 12% के CAGR पर 22,000 की SIP जो आप अभी कर रहे हैं और 10% से हर साल बढ़ाएंगे तो ये अमाउंट करीब 4 करोड़ 10 लाख बन सकता है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। बस आप समय के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए और हो सके तो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करने के लिए आप स्टेप अप मेथड को फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। आप अपने प्रश्न और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।